27 जून 1976 को तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से एक मुसाफिर तैयारा पेरिस के लिए परवाज़ 246 परवाज़ भरता है। जहाज़ में 246 मुसाफिर सवार थे, जिनमें अक्सरियत इसराइली शहरियों की थी। यूनान के शहर एथेंस में एक आरसी स्टॉप आता है और यहीं से इस कहानी का वो बाब शुरू होता है जो आगे चलकर सदी का सबसे खौफनाक इंटेलिजेंस खेल बन जाता है। आखिर इस ऑपरेशन के वो खौफनाक हक़ाइक़ क्या हैं जो इसे गेम चेंजर करार देते हैं? हकीकत यह है कि ये पूरा बहरान इसराइली हुकूमत की उन जाबिराना पॉलिसियों और फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का नतीजा था, जिसका खुमियाजा हमेशा की तरह बेगुनाह अवाम को भुगतना पड़ा। इस वीडियो में ऐसे सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एथेंस एयरपोर्ट के नाकारा सिक्योरिटी सिस्टम का फ़ायदा उठाकर 4 मुसल्लह अफराद हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल छुपाकर उस जहाज़ में सवार हो जाते हैं। परवाज़ के महज 8 मिनट बाद फर्स्ट क्लास से चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर एयर फ्रांस की फ़्लाइट 139 पर उन्हीं 4 हाईजैकर्स का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। लेकिन असल सवाल ये था कि ये लोग कौन थे और उनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं। तहक़ीक़ाती शवाहिद बताते हैं कि ये कोई आम गिरोह नहीं था। इनमें से 2 का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन से था, जबकि 2 जर्मनी के बदनाम ज़माना बॉर्डर रेवोल्यूशनरी सेल से ताल्लुक़ रखते थे। ये कोई आम दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि इसराइली रियासत के कब्ज़े और फ़लस्तीनी अवाम पर दहाइयों से जारी तशद्दुद के ख़िलाफ़ एक शदीद रद्द-ए-अमल था। यानी 2 अलग अलग नज़रियात के हामिल गिरोह एक ही मकसद के लिए हाथ मिला चुके थे। उनका मुतालबा वाज़ेह था, दुनिया भर की जेलों में क़ैद और तशद्दुद का निशाना बनने वाले अपने 53 सियासी कैदी साथियों की रिहाई और $5 मिलियन वरना तमाम 246 मुसाफिरों का कत्ल। जहाज़ को पहले लीबिया के शहर बेनगाज़ी में उतारा गया, जहाँ तेल भरवाने के बाद उसे सीधा मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क युगांडा के शहर ले जाया गया और यहीं से इस ऑपरेशन का सबसे मुतनाज़िर सियासी खेल शुरू होता है। युगांडा का हुक्मरान, जो अपने जुनूनी और गैर मुतवक्किफ़ फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर था, बज़ाहिर खुद को एक सालिस और अमपसंद रहनुमा के तौर पर पेश कर रहा था। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, ये इंतहाई खौफनाक है। जब जहाज़ अंतेबे उतरा तो वहाँ पहले से 3 मुसल्लह अफराद उनके मुंतज़िर थे। इससे ये सवाल पैदा हुआ कि क्या ईदी अमीन इस हाई जैकिंग में बराबर का शरीक था? बाद में सामने आने वाले सफारती हक़ाइक़ इस नज़रिए को मजबूत करते हैं कि ईदी अमीन ने इस पूरे बहरान को अपने सियासी असर व रसूख के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अंतेबे एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल में तमाम मुसाफिरों को कैद कर दिया गया। यहाँ हाईजैकर्स ने एक नहायत खौफनाक कदम उठाया। मुसाफिरों के पासपोर्ट देखकर इसराइली और यहूदी शहरियों को अलग कर दिया गया, जबकि बाकी मुसाफिरों को पेरिस रवाना कर दिया गया। लेकिन हाईजैकर्स से यही वो सबसे बड़ी भूल हुई जिसने उनका पूरा मंसूबा तबाह कर दिया। रिहा होने वाले गैर इसराइली मुसाफिरों को फ्रांस पहुंचते ही इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और IDF के अफसरान ने घेर लिया। उन्होंने एक एक मुसाफिर से घंटों पूछगछ की। हाईजैकर्स की तादाद, उनके पास मौजूद हथियार, युगांडा के फौजियों की पोजीशन, टर्मिनल के कोने कोने की तफसीलात इकट्ठी की गई। इसी दौरान एक और हैरानकुन मोड़ सामने आया। मोसाद को मालूम हुआ कि अंतेबे एयरपोर्ट का वही पुराना टर्मिनल जहां यरगमालियों को रखा गया था, वो 1960 की दहाई में एक इसराइली तामीराती कंपनी ने ही बनाया था। मोसाद ने रातों रात इस कंपनी के इंजीनियर्स को तलब किया और एयरपोर्ट के नक्शे हासिल करके अंतेबे एयरपोर्ट का हूबहू एक निजी मॉडल तैयार कर लिया, जहां इसराइली कमांडोज ने कार्रवाई की मशक़ शुरू की। इसराइली हुकूमत पर अवामी और सियासी दबाव शदीद हो चुका था। वज़ीर आज़म इसहाक राबिन पहले मुज़ाकरात पर गौर कर रहे थे, लेकिन दिफाई वज़ीर का मौक़िफ़ था कि अगर उनके सामने घुटने टेक दिए तो रियासत की साख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सिहोनी हुकूमत की इसी ज़िद और सियासी अनान ने मुसाफिरों की जानों को दांव पर लगा दिया। आखिर फैसला हुआ एक ऐसे ऑपरेशन का जो तारीख में कभी ना हुआ, जिसका नाम था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। मसला ये था कि इसराइल से युगांडा का फासला 4000 किलोमीटर था और दरमियान में दुश्मन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद भी थी। इसराइली फ़ज़ाइये के 4 C-130 हुकलेस तैयारों ने लाइट्स बंद करके रडार की नज़रों से बचने के लिए समंदर की सतह से महज चंद फुट ऊपर परवाज़ भरी। 3 जुलाई 1974 की रात 11 बजे इसराइली तैयारे अंतेबे के रनवे पर खामोशी से उतरे। त्यारे का अक़बी दरवाज़ा हवा में ही खोल दिया गया था और इसमें से एक स्याह मर्सिडीज़ का मोटरकेड बाहर निकला। मंसूबा ये था कि ईदी अमीन का जाली मोटरकेड बनाकर खामोशी से टर्मिनल तक पहुंचा जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ब्लंडर होते होते बचा। इसराइली इंटेलिजेंस के पास खबर थी कि ईदी अमीन स्याह मर्सिडीज़ में सफ़र करता है, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि ईदी अमीन ने महज 2 दिन पहले ही सफ़ेद मर्सिडीज़ खरीद ली थी। जब ये मोटरकेड टर्मिनल की तरफ बढ़ा तो युगांडा के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को शक हुआ और उन्होंने गाड़ियों को रोकने का इशारा किया। इसराइली कमांडोज ने साइलेंसर लगी बंदूकों से फायरिंग की, लेकिन एक कमांडो की गैर साइलेंस शुदा गोली ने पूरे एयरपोर्ट पर खतरे का अलार्म बजा दिया। अब सरप्राइज एलिमेंट ख़त्म हो चुका था और हर सेकंड ज़िंदगी और मौत का फैसला कर रहा था।
اسرائیلی کمانڈوز گاڑیوں سے نکل کر سیدھا ٹرمینل کی طرف بھاگے۔ اس ٹیم کی قیادت یوناتن نیتن یاہو کر رہے تھے، جو اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا بڑا بھائی تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی یوگینڈا کے ایک فوجی کی گولی یوناتن نیتن یاہو کو لگی اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ لیڈر کی موت کے باوجود کمانڈوز نہیں رکے، انہوں نے حال میں داخل ہو کر عبرانی اور انگریزی میں چیخ کر کہا کہ نیچے بیٹھ جاؤ۔ چند ہی منٹس میں تمام 7 ہائی جیکرز کو گولی مار دی گئی۔ بدقسمتی سے کراس فائرنگ میں 3 یرغمالی بھی مارے گئے، جس کی بڑی وجہ اسرائیلی فورسز کے اندھا دھند اور بے رحم فائرنگ تھی۔ اسرائیلی فوجیوں نے یوگینڈا کی ایئر فورس کے 11 میگ فائٹر جیٹس کو وہیں رن وے پر تباہ کر دیا تاکہ وہ پیچھا نہ کر سکیں۔ پوری کارروائی محض 53 منٹ میں مکمل ہوئی اور تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کو لے کر طیارے کینیا کے راستے اسرائیل واپس پہنچے۔ ظاہری طور پر یہ ایک کامیاب ریسکیو آپریشن تھا، لیکن اس کے نتائج نے افریقہ اور مشرق وسطی کی جیو پالیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ عید امین کی عالمی سطح پر شدید سبکی ہوئی اور اس نے انتقام میں اسپتال میں زیر علاج ایک پوری اسرائیلی یرغمالی کو قتل کروا دیا۔ دوسری طرف یوناتن نیتن یاہو کی موت نے نیتن یاہو خاندان کو اسرائیل میں وہ سیاسی قد کاٹ دیا جس کی بنیاد پر بنجمن نیتن یاہو بعد میں اسرائیل کے اقتدار پر قابض ہو گیا اور فلسطینیوں پر مظالم کے ایک نئے اور بھیانک دور کا آغاز کر دیا۔ انتبے کا آپریشن آج بھی دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے لیے ایک مثال سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سوال آج بھی قائم ہے کہ انتبے صرف ایک یرغمالیوں کو بچانے کا مشن تھا یا طاقت کا وہ سنسنی خیز مظاہرہ جس کا مقصد پورے خطے کو یہ پیغام دینا تھا کہ اسرائیلی ایجنسیوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ کئی راز آج بھی تاریخ کے ان اوراق میں بند ہیں جو شاید کبھی کھل بھی نہ پائیں۔